हाय गाइस, वेलकम बैक इन टारगेट स्टडी पॉइंट। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन और स्टील ड्राइंग सब्जेक्ट का भी इसमें क्वेश्चन होगा क्योंकि दोनों के सिलेबस वही हैं, चैप्टर सेम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का। इन अ कंपोजिट सिस्टम सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर राइज एंड विथ एंड constrained to remain together, the components having lower value of coefficient of linear expansion will experience तापमान में वृद्धि के अधीन और सिरों के एक साथ बाध्य रहने वाली एक समग्र सिस्टम में रैखिक विस्तार के कम गुणांक वाले घटक का क्या अनुभव होगा। तो देखिए, जब भी टेम्परेचर में इंक्रीज़ होता है तो उसके पास में जो उसके एंड होते हैं, ठीक है, उसके साथ बाध्य होने वाले जो सिस्टम है उसमें लीनियर एक्सपेंशन के कम गुणांक वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं वो टेंसाइल स्ट्रेस होता है। वहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होता है, यानी कि पहला ऑप्शन ए सही है, तनाव प्रतिबल होता है उसमें। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, when a load is exerted or transferred from one surface to another in contact, the stress is known as। जब किसी भार को एक सतह के संपर्क से किसी अन्य सतह पर डाला या ट्रांसफर किया जाता है तो उस स्ट्रेस को क्या कहते हैं। क्वेश्चन को ध्यान समझिए कि जब किसी लोड को एक सरफेस के कांटेक्ट से किसी अन्य सरफेस पर डाला जाता है या ट्रांसफ़र किया जाता है तो उस स्ट्रेस को क्या कहते हैं। उस स्ट्रेस को कहते हैं बियरिंग स्ट्रेस, यानी कि धारण प्रतिबल। याद कर लीजिए, बियरिंग स्ट्रेस का डेफिनेशन यही है कि जब किसी लोड को एक सतह के संपर्क से किसी अन्य सतह पर ट्रांसफ़र किया जाता है तो उस स्ट्रेस को बियरिंग स्ट्रेस बोलते हैं, यानी ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। रोल्ड स्टील टी सेक्शन आर यूज्ड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो रोल्ड स्टील टी सेक्शन होता है उसका यूज कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, देखिए कॉलम में तो यूज नहीं किया जाता है, ठीक है, कॉलम में यूज नहीं करते हैं। जो टी सेक्शन होता है ये 5 टाइप का होता है। ISNT, ISLT, ISJT, ISHT एंड ISST, ये 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, यह रोल्ड स्टील टी सेक्शन, यह अगर इंग्लिश लेटर की बात किया जाए तो टी के शेप का होता है। इसमें एक फ्लैंज और एक वेब होती है, एक फ्लैंज और एक वेब होती है। अगर इसके मैं फिगर की बात करूं तो टी सेक्शन कैसा होता है, देखिए कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल है इसे क्या बोलेंगे, फ्लैंज बोलेंगे, और जो वर्टिकल मेंबर इसे क्या बोलेंगे, वेब। यह वाई एक्सिस पे सिमेट्रिकल होता है। इसका वाई एक्सिस कहाँ पर है, यहाँ बीच में से होके आएगा, तो वाई एक्सिस पे क्या है, सिमेट्रिकल है। एक्स एक्सिस यहाँ पे जाके कहीं पर होगा ये। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है। तो देखिए, इसका यूज करते हैं कहाँ पे, विथ फ्लैट स्ट्रिप्स टू कनेक्ट प्लेट्स इन स्टील रेक्टेंगुलर टैंक, यानी इस्पात आयताकार टैंक में प्लेट को ज्वाइंट के लिए एक प्लेन पट्टी के साथ जोड़ा जाता है। एक जो है प्लेन स्ट्रिप के साथ हमेशा ये ज्वाइंट किया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, कॉलम में यूज नहीं किया जाता है, बिल्टअप के रूप में यूज नहीं किया जाता है, नन ऑफ दीज हो नहीं सकता है। सेकेंड ऑप्शन है, आप याद कर लेंगे, रोल्ड स्टील टी सेक्शन का यूज करते हैं स्टील का कोई भी रेक्टेंगल टैंक में प्लेट को ज्वाइंट करने के लिए एक प्लेन स्ट्रिप के साथ ज्वाइंट करते हैं इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द रिवेट्स विच आर हीटेड एंड देन ड्रिवन इन द फील्ड आर नोन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये सीधा सीधा डेफिनेशन दे दिया है। ये
पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट का डेफिनेशन दिया है क्वेश्चन में, ऑप्शन बी करेक्ट है। देखिए पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट क्या होता है, जब रिवेट को गर्म किया जाता है और फिर उसे उस फील्ड में ड्रिवन किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, शॉप ड्रिवन रिवेट बोलते हैं, यानी कह सकते हैं पावर ड्रिवन रिवेट, सॉरी उसे पावर ड्रिवन रिवेट के नाम से जाना जाता है। इसको हिंदी में शक्ति चालित शॉप बोलते हैं। और यह शक्ति चालित शॉप रिवेट का जो एक्सियल टेंशन व शियर स्ट्रेस का वैल्यू होता है वो 100 मेगा पास्कल होता है और बियरिंग स्ट्रेस का वैल्यू 300 मेगा पास्कल होता है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी सही है। पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट का डेफिनेशन होता है द रिवेट्स विच आर हीटेड एंड देन ड्रिवन इन द फील्ड। देखो एक तो इसे हीट किया जा रहा है और दूसरा इसे फील्ड में ड्रिवन किया जा रहा है, ठीक है, इसकी वजह से इसका नाम रखा गया पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट। अगर फील्ड में न किया जाता तो क्या हो जाता ये, तो पहला ऑप्शन आ जाता पावर ड्रिवन शॉप रिवेट आ जाता, पहला ऑप्शन सही हो जाता। फिर ये अभी फिलहाल ऑप्शन बी करेक्ट है। डिजाइन ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट एज्यूम्स दैट, क्वेश्चन को ध्यान समझिए, डिजाइन ऑफ अ रिवेटेड ज्वाइंट एज्यूम दैट, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब क्या है आप हिंदी में समझ लीजिए पहले। रिवेट ज्वाइंट के डिजाइन में यह मान लिया जाता है जो नीचे ऑप्शन है, द बेंडिंग स्ट्रेस इन रिवेट इज अकाउंटेड फॉर। रिवेट में नमन प्रतिबल का मान होता है, बिल्कुल भी नहीं होता, हम रिवेट में मान के ही नहीं चलते कि बेंडिंग स्ट्रेस होता है, उसे हम कंसीडर ही नहीं करते। तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है द रिवेटेड होल इज टू बी फिल्ड बाय द रिवेट। रिवेट छिद्र रिवेट द्वारा भरा जाएगा, जो रिवेट का होल है वो रिवेट के द्वारा ही भरा जाएगा, ये बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट है। मैंने रिवेट डिजाइन में पहले भी बता रखा है जो 6 पॉइंट थे कौन कौन सा होता है। अगला ऑप्शन द स्ट्रेस इन द प्लेट इज नॉट यूनिफॉर्म, कह रहा है कि प्लेट में जो स्ट्रेस होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, गलत कह रहा है, यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, एक समान रूप से उसमें होता है, यूनिफॉर्म तरीके से उसमें स्ट्रेस होता है पूरे प्लेट में, बट जो ये ऑप्शन में कह रहा है कि नॉट यूनिफॉर्म नहीं होता, गलत कह रहा है ये। द फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट्स इज कंसीडर्ड, फ्रिक्शन प्लेट के बीच में कंसीडर किया जाता है, बिल्कुल गलत कह रहा है, कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट कि रिवेट का जो होल है उसे रिवेट के द्वारा भर दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड रिकमेंडेड बाय IS 800 फॉर असेसिंग द पीरियड्स ऑफ स्ट्रक्चरल एडेक्वेसी ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील डिजाइन। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए IS 800 क्या कहता है, IS 800 के अनुसार जो स्ट्रक्चरल स्टील है डिजाइन में 3 मेथड यूज किया गया है, ठीक है, 3 मेथड यूज किया गया, मैं तीनों मेथड का नाम लूंगा। पहला मेथड है आपका बाय डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ सिंगल टेस्ट, एकल परीक्षण के सीधे अनुप्रयोग द्वारा, ये पहला मेथड है, ठीक है। दूसरा है स्टील के सीमित तापमान के गणना के आधार पर करते हैं, बाय कैलकुलेटिंग द लिमिटेड टेम्परेचर ऑफ स्टील। तीसरा ऑप्शन है स्टील एक नरम आयरन मटेरियल होता है जिसका डिजाइन में टेंशन स्ट्रेस के आधार पर उसे हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन बी है ना, बेस्ड ऑन प्रीवियस केस स्टडीज इन द लोकल एरिया, स्थानीय क्षेत्र के पूर्व स्थिति के अध्ययनों के आधार पर, ये कोई मेथड नहीं है, ये कोई मेथड आपका नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है ओके, ठीक है, नॉट मेथड पूछा है, ठीक है, जो विधि नहीं है, तो केवल बी ही एक ऐसा है जो कोई इसके अंदर विधि नहीं है।
अगला क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ रिवेट होल इज मेड लार्जर दैन द डायमीटर ऑफ द रिवेट बाई, ऑप्शन सी से ही आपको मालूम है कि 2 mm फॉर रिवेट डायमीटर ओवर 25 mm, अगर 25 mm से अधिक होता है तो 2 mm लिया जाता है रिवेट का होल के लिए। अगला क्वेश्चन है, एन इमेजिनरी लाइन अलॉन्ग विच रिवेट्स आर प्लेस्ड इज नोन एज, ठीक है, वह काल्पनिक रेखा जिस पर रिवेट लगी होती है, जिस पर रिवेट लगा हुआ होता उस इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं? ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्यों करेक्ट है? ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। क्यों है? क्योंकि एक ऐसी काल्पनिक रेखा, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जिस पर रिवेट लगा हुआ होता है उसे रिवेट लाइन बोलते हैं, उसे रिवेट लाइन बोलते हैं, उसे स्क्रू लाइन बोलते हैं, उसे बैक लाइन भी बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन तीनों करेक्ट है, ठीक है। उसे गेज लाइन भी बोलते हैं, अगर यहाँ पे गेज लाइन ऑप्शन में दिया रहता तो उसे गेज लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द मेन टाइप ऑफ बट ज्वाइंट इज अ डबल कवर, कह रहा है द मेन टाइप ऑफ बट ज्वाइंट इज अ डबल कवर, बट जोड़ का मुख्य प्रकार दोहरा आवृत है, ठीक है। अगर बट ज्वाइंट के बारे में कह रहा है कि बट ज्वाइंट के प्रकार के बारे में कह रहा है जब डबल कवर यूज किया गया हो, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? शियर रिवेटेड ज्वाइंट। देखिए, बट ज्वाइंट में प्लेट को हमेशा क्या करते हैं, एक ही समतल में एक दूसरे से सटा के रखा जाता है। बट ज्वाइंट में कवर प्लेट की जो मोटाई लेते हैं वो मुख्य प्लेट का 5/8 गुना लेके चलते हैं। यह 3 प्रकार का हो सकता है। शियर रिवेटेड ज्वाइंट हो सकता है, चैन रिवेटेड ज्वाइंट हो सकता है, जिग जैग रिवेटेड ज्वाइंट हो सकता है। ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है। तो ये तो टाइप से ही पूछ लिया है, तो इसलिए ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। द डिस्टेंस measured along one rivet line from the center of rivet to the center of adjoining rivet on an adjacent parallel rivet line is called, पारस्परिक समांतर रिवेट रेखा में संलग्न रिवेट के केंद्र से एक रिवेट केंद्र की रिवेट रेखा की दूरी क्या कहलाती है? स्टेगर्ड पिच कहते हैं उसे विषम पिच कहते हैं, ठीक है। एक बार मैं आपसे बताना चाहता हूँ, फिगर से आप समझ लीजिए, और भी चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। मान लीजिए आपका ये रिवेट लाइन हो गया, इसी डायरेक्शन में स्ट्रेस लगा हुआ है, पूरा फिगर तो मैं यहाँ नहीं बना पाऊंगा। एक रिवेट यहाँ पे है, एक रिवेट यहाँ पे है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, आगे बढ़ा दीजिए, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे। इस तरीके से रिवेटिंग सिस्टम उसमें किया गया है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए रिवेट लाइन क्या होता है, देखो ये मान लो पूरा प्लेट है आपका, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है, तो जिस डायरेक्शन में स्ट्रेस होता है उसके पैरेलल, उसके समांतर, यानी इस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है, इसके समांतर जिस रेखा पर रिवेट लगा होता है उसे रिवेट लाइन बोलते हैं। तो ये जितने भी रेखा आपको दिखाई दे रहा है, ये रेखा हो गया, यानी ये लाइन हो गया, ये लाइन, इस लाइन को क्या बोलते हैं? रिवेट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवेट लाइन। इसी को गेज लाइन बोलते हैं, इसी को स्क्रू लाइन बोलते हैं, इसी को बैक लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब पिच क्या होता है? एक ही रिवेट पर किसी भी दो पास रिवेटों के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को पिच बोलते हैं। जैसे पहला रिवेट लाइन की बात कर लिया जाए, एक रिवेट देखो यहाँ पे लगा हुआ है, एक रिवेट यहाँ पे लगा हुआ है, इन दोनों के बीच का जो सेंटर टू सेंटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है क्या कहलाएगा? पिच। विषम पिच क्या होता है? स्टेगर्ड पिच क्या होता है? किन्हीं भी दो रिवेट लाइन को
एक रिवेट लाइन ये ले लीजिए और एक रिवेट लाइन ये नीचे वाला ले लीजिए। किन्हीं भी दो रिवेट लाइन पर कोई भी दो पास पास रिवेटों के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? स्टेगर्ड पिच बोलते हैं। जैसे ये दूरी और ये दूरी, इनके बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेंटर सेंटर ले लीजिए, क्या हो जाएगा? स्टेगर्ड पिच हो जाएगा। गेज डिस्टेंस क्या होता है? कोई भी दो रिवेट लाइनों के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस को, जैसे एक रिवेट लाइन ये हो गया, एक रिवेट लाइन ये हो गया, ये बीच की जो डिस्टेंस है इनका, ये गेज डिस्टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गेज डिस्टेंस। ठीक है। किनारा दूरी क्या होता है? जो आउटर साइड वाला, सबसे आउटर वाला मतलब कि जो रिवेट लाइन है वहाँ से प्लेट के बीच की दूरी, तो ये जो रिवेट लाइन है और ये प्लेट के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? किनारा दूरी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोल्ड ड्रिवेन रिवेट रेंज फ्रॉम, कोल्ड ड्रिवेन रिवेट जो होता है उसका रेंज क्या होता है? तो स्टूडेंट इसे आप लोग याद कर लीजिए इस वैल्यू को। ठीक है, 12 mm से लेके 22 mm के व्यास तक में होता है ये, यानी कि कोल्ड रिवेन का हिंदी होता है ठंडी चलित रिवेट की जो रेंज है। तो ठंडी चलित रिवेट वे होते हैं जो बिना गर्म किए ठंडी अवस्था में ही प्रयोग किए जाते हैं। कोल्ड ड्रिवेन रिवेट क्या होता है? जिनको गर्म नहीं किया जाता है, इनको गर्म किए बिना ही ठंडी अवस्था में ही इस रिवेट का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका रेंज 12 mm से लेके 22 mm के बीच की होती है। एज पर IS रोल्ड स्टील बीम सेक्शन आर क्लासिफाइड इनटू 5 सीरीज, 5 भागों में इसे जो है बांटा गया है। ठीक है, जो आपका एज पर IS रोल्ड स्टील बीम होता है, तो ISI के अनुसार बेलित बीम खंड को कितने भागों में बांटा गया है? 5 सीरीज में बांटा गया है। ठीक है। When two plate are placed end to end and are joined by two cover plate, the joint is known as, जब दो प्लेटों के किनारे से किनारे सटाकर ज्वाइंट किया जाए, देखिए जब दो प्लेट के किनारे एक दूसरे से सटा करके ज्वाइंट किया जाता है उसे बट ज्वाइंट कहते हैं। बाय टू कवर प्लेट द ज्वाइंट इज नोन एज, जब दो कवर प्लेट द्वारा ज्वाइंट किया जाए, तो जब दो कवर प्लेट लगाएंगे ना तो उसे डबल कवर बट ज्वाइंट बोलेंगे। ऑप्शन डी सही है। देखिए डबल कवर क्यों बोला जाएगा? क्योंकि दो कवर यूज किया गया है। बट ज्वाइंट क्यों बोला जाएगा? क्योंकि दोनों प्लेट के किनारे से किनारे सटा करके ज्वाइंट किया गया, उनके एंड टू एंड सटाया गया है उसे। रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन आर क्लासिफाइड एज, आपका जो रोल्ड स्टील होता है यानी बेलित इस्पाती जो एंगल खंड होता है, एंगल सेक्शन होता है, उसे कितने भागों में बांटा गया है? उसे 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है इक्वल एंगल। इक्वल एंगल क्या होता है? जब उसकी दोनों लेग बराबर होती है। ठीक है, जैसे मान लो आपका ये एंगल है, ठीक है, तो अगर ये लंबाई ए है तो इसकी दूसरी लंबाई भी कितना होगा? ए होगा। ये हो गया इक्वल एंगल। अनइक्वल एंगल में क्या होता है कि दोनों टांगों की लंबाई अलग अलग होती, एक कम होता और एक ज़्यादा होता। जैसे मान लो ये ए लंबाई हो गया और दूसरे वाले टांग की लंबाई बी हो गया। तीसरा होता है बल्ब एंगल। बल्ब एंगल में क्या होता है कि ये कुछ इस प्रकार से बना होता है, ऐसे बल्ब की भांति। ठीक है, तो ये 3 टाइप के एंगल सेक्शन होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही है। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, रोल्ड स्टील बीम आर, बेलित इस्पातीय के बीम धरन क्या होते हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन है मेन यूज्ड टू रजिस्ट बेंडिंग स्ट्रेस, मुख्य रूप से बेंडिंग स्ट्रेस को का प्रतिरोध करने के लिए उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन तो देखो सही है। क्वेश्चन फिर से समझिए, रोल्ड स्टील बीम क्या होता है, बेलित इस्पाती धरन क्या होता है, बीम का डेफिनेशन पूछा है। ये सीधे सीधे बीम का डेफिनेशन पूछा है। तो पहला पॉइंट है मेन यूज्ड टू रजिस्ट बेंडिंग स्ट्रेस, बिल्कुल सही है, नमन प्रतिबल को रजिस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन है यूज्ड एज इंडिपेंडेंट सेक्शन टू रजिस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस,
स्वतंत्र खंड के रूप में संपीड़न प्रतिबल के प्रतिरोध में उपयोग किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट है ये। यह स्वतंत्र होकर के, यह एक इंडिपेंडेंट सेक्शन होता है जो कि कंप्रेसिव स्ट्रेस को रजिस्ट करता है। ये ऑप्शन सी, यूज्ड एज इंडिपेंडेंट सेक्शन टू रजिस्टर टेंसाइल स्ट्रेस। बिल्कुल, ये इंडिपेंडेंट होकर के ये ऐसा सेक्शन के रूप में, इंडिपेंडेंट सेक्शन के रूप में यूज किया जाता है जो कि टेंसाइल स्ट्रेस को भी रजिस्टर करता है। यानी टेंसाइल स्ट्रेस को भी रजिस्टर करता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस को भी रजिस्टर करता है और बेंडिंग स्ट्रेस को भी रजिस्टर करता है। उसी को कहते हैं रोल्ड स्टील बीम। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ऑप्शन डी सही है। 16. The common assumption that all rivets share equally a non-eccentric load is valid at load. तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को हिंदी में समझ लेते हैं। सामान्य यानी कॉमन एजम्पशन यह है कि सभी रिवेट्स जितने भी होते हैं वैध गैर उत्केंद्र भार को बांटते हैं, उत्केंद्र भार को बराबर बांटते हैं। इसेंट्रिक लोड जो होता है, मतलब नॉन इसेंट्रिक लोड को बराबर बांटता है। नीचे ऑप्शन दिया गया है, बिलो द वर्किंग लोड, कार्यकारी भार से कम, गलत है ऑप्शन। सेकेंड, इक्वल टू द वर्किंग लोड, कार्यकारी भार के बराबर, ये भी ऑप्शन गलत है। एबव द वर्किंग लोड, कार्यकारी भार से अधिक, ये भी गलत है। इक्वल टू द फेलर लोड, विफल भार के बराबर। जिस लोड पर फेल होता है, जो फेलर लोड होता है, उसके इक्वल हमेशा लेके चलते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। द डिजाइन ऑफ अ स्ट्रक्चर इज, द डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर इज, आगे आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, इस ऑप्शन में से बताना है कि स्ट्रक्चर का डिज़ाइन क्या होता है। पहला, द प्लानिंग ऑफ द स्ट्रक्चर, संरचना की योजना होती है। दूसरा, द कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेनिंग एक्शन एट सैलेंट पॉइंट, मुख्य बिंदुओं पर कार्रवाई के दबाव की गणना होती है। नंबर सी, डिसाइडिंग द मटेरियल एंड प्रोपोर्शंस ऑफ द वेरियस मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर, सामग्री और संरचना के विभिन्न सदस्यों के अनुपात का डिसीजन होता है, निर्णय होता है। ये नन ऑफ दीज, ऑप्शन सी सही है। डिसाइडिंग द मटेरियल एंड प्रोपोर्शन ऑफ द वेरियस मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर, जितने भी मटेरियल्स होंगे और उस स्ट्रक्चर के जितने डिफरेंट टाइप के मेंबर, मतलब मटेरियल्स यूज किए जाएंगे, उनका एक रेशियो जो है वो डिसाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन आ गया आपके पास। इन अ डबल रिवेटिंग कवर्ड ज्वाइंट, डबल रिवेट और यानी डबल रिवेट है और डबल कवर के साथ है, तो कवर वहीं यूज होगा जहाँ बट ज्वाइंट होगा। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द ज्वाइंट पर पिच लेंथ इन द शियरिंग द रिवेट्स एन टाइम्स द शियर स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट इन सिंगल शियर वेयर एन इज इक्वल टू। यहाँ पर एन का वैल्यू पूछा गया है। देखिए, क्वेश्चन को मैं साफ साफ हिंदी में बताता हूँ, बिल्कुल सीधे शब्दों में। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक डबल कवर डबल रिवेट बट ज्वाइंट है और दूसरा जो है सिंगल रिवेट है और सिंगल कवर बट ज्वाइंट है। ठीक है, दोनों का जो शियर स्ट्रेंथ है उनका रेशियो क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। उनका रेशियो निकालेंगे तो एन का वैल्यू क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिख के समझा देता हूँ कैसे होगा। एक तो क्वेश्चन ये कहा कि डबल रिवेट है, ठीक है, डबल कवर भी है आपका और बट ज्वाइंट है। तो इसका स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 × 2, 2 का मल्टीप्लाई किया 2 रिवेट के लिए और 2 कवर प्लेट यूज किया गया, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई और कर देंगे। π/4 × d² × fs शियर स्ट्रेस। ये हो गया डबल रिवेट डबल कवर प्लेट का शियर स्ट्रेंथ।
अब सिंगल रिवेट कर दिया जाए, यानी 1 रिवेट यूज किया जाए और 1 कवर प्लेट यूज किया जाए, तब उसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ये दो का जो मल्टीप्लाई किए वो नहीं आएगा, केवल π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एफ एस आएगा। ठीक है, तो दोनों का रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा 4, 2 दूना 4 हो जाता है ना, तो 4 इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एफ एस, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एफ एस। एफ एस से एफ एस कैंसिल हुआ, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर, π/4 से π/4, क्या आ गया 4, जहाँ 4 क्या है n है, तो n बराबर कितना आ गया 4, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन आगे डैश डैश दिया है, इज द कलर्ड इम्प्योर आयरन विच इज एक्साल्टेड फ्रॉम आयरन ओर्स। कच्चा अशुद्ध लोहा होता है जो लौह अयस्कों से प्राप्त किया जाता है, पिग आयरन है कच्चा लोहा, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ रिवेट कनेक्टिंग प्लेट ऑफ थिकनेस 16 mm गिवन बाय अनविन्स फार्मूला। अनविन फार्मूला का यूज कीजिए और रिवेट का डाया निकालिए क्या होगा, और थिकनेस ऑफ प्लेट 16 mm दे दिया है। देखो टी का वैल्यू कितना दे दिया है, टी बराबर 16 दे दिया है, तो रिवेट ऑफ डाया ऑफ रिवेट का फॉर्मूला क्या होता है, अनविन्स फार्मूला से 6.05 अंडर रूट टी, टी का वैल्यू कितना है 16, तो हो जाएगा 6.05 इंटू 16 का वर्गमूल, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या जाएगा 4, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 24 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 24.2 आ जाएगा। ठीक है, इसे हम लगभग 24 mm कह सकते हैं, ऑप्शन बी सही है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।